हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान। तो ये सामान्य विज्ञान 7वीं कक्षा का है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 20 चैप्टर हैं और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। तो ये जो है हमारा पहला चैप्टर है। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और कुछ वनस्पतियों के रंग बिरंगे फूल होते हैं। कुछ वनस्पतियाँ पानी में पाई जाती हैं तो कुछ वनस्पतियाँ पानी के अभाव वाले मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियाँ सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देती तो कुछ विशालकाय होती हैं। उसी प्रकार जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, सरीसृप ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों से हमारा विश्व भरा हुआ है। ये देखकर क्या हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सजीवों में इतनी विविधता किन कारणों से आई होगी? कश्मीर और राजस्थान इन प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणी और वनस्पतियाँ क्या एक ही प्रकार के होते हैं? उनमें तुम कौन सा अंतर बता सकते हो? कश्मीर जैसे बर्फीले प्रदेश में देवदार, चीड़ जैसे सूची प्राणी वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में बबूल, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। जहाँ का जैसा मौसम वहाँ के वैसे पौधे। इसी प्रकार मरुस्थल में रहने वाला ऊंट कश्मीर में नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? अनुकूलन। प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। वनस्पतियों का अनुकूलन अवकूलन करो और तालिका पूर्ण करो। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है और किस आवास में होती है, उसके जड़ के प्रकार क्या होते हैं और उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, उसके तने की विशेषताएं क्या हैं। तो ये देखिए इसमें एक प्रकार का दिया हुआ है, जैसे हम कमल ले लेते हैं तो वो किस आवास में रहता है? पानी में। उसका जड़ का प्रकार क्या है? तंतुमय। और उसकी पत्तियों की विशेषता क्या है? वृत्ताकार होती है, चौड़ी होती है, बड़ी होती है और मोम युक्त परत होती है। मोम युक्त परत क्यों होती है? क्योंकि उस पर जो पानी है वो किसी भी प्रकार से रुके ना, और रुके तो पत्तियों को उससे कोई हानि ना पहुँचे। और उसकी तने की विशेषताएं क्या होती है? वो मोटा सा प्रकंद होता है। तो चलिए आपको दो वनस्पतियों के बारे में सोचना है, नागफनी और बरगद। तो आप इस बारे में सोचते रहिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जलीय वनस्पतियों का अनुकूलन। तुम्हारे परिसर में नदी, नाले, तालाब, झील जैसे जल स्रोतों को देखो। स्थलीय और जलीय वनस्पतियों में क्या अंतर दिखाई देता है? जलाशय में पाई जाने वाली वनस्पतियों में से कुछ वनस्पतियों की जड़ें जलाशय के तल की मिट्टी को दृढ़ता से पकड़ के रखती हैं। उनके तने पानी में डूबे हुए तथा पत्तियां फूले पानी पर तैरते रहते हैं। पाया जाता है कि कुछ वनस्पतियां जड़ों सहित पानी पर तैरती हैं। जलाशय के तल में देखने पर वहाँ भी कुछ वनस्पतियां दिखाई देती हैं। कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अधिकतम जलीय वनस्पतियों की पत्तियां और तने जैसे अंगों पर मोमयुक्त पदार्थ की पतली परत होती है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियां सक्रिय रिबन जैसी पतली होती है। इसी कारण ये वनस्पतियां पानी का तेज प्रभाव सहन कर सकती हैं। तने और डंठल में उपस्थित हवा का अवकाश वनस्पतियों को पानी पर तैरने के लिए उपयोगी होता है। इसलिए हमारा जो कमल है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि वो पानी में रह सके, क्योंकि वो पानी में रहता है तो इसलिए उसे उस प्रकार से उसकी संरचना हुई है। थोड़ा सोचो, अरवी कमल की पत्तियों के पृष्ठभाग से पानी क्यों फिसलता है? इन वनस्पतियों की पत्तियां पानी के कारण सड़ती क्यों नहीं हैं? इन वनस्पतियों की जड़ें आकार में छोटी और तंतुमय क्यों होती हैं? तो इस पे ज़रा सोचिए और अब हम आगे बढ़ते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियों का अनुकूलन करने के लिए। तो एक नागफनी का और एक पत्तेदार वनस्पतियों का गमला लो। दोनों गमलों की वनस्पतियों की पत्तियों को चारों ओर प्लास्टिक की थैली फुला कर बांधो और गमले सुबह से धूप में रखो। उन गमलों को दोपहर में कक्षा में लाकर निरीक्षण करो। क्या दोनों थैलियों में पानी की मात्रा समान दिखाई देती है?
रेगिस्तान की वनस्पतियों में पत्तियां नहीं होती या वे सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इस रचना के कारण उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। पानी व भोजन के संग्रह के कारण तना मांसल बनता है। पत्तियों के अभाव के कारण तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए वे हरे होते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं, तो कुछ ज़मीन में दूर तक फैलती हैं। इन वनस्पतियों के तनों पर भी मोम युक्त पदार्थ की मोटी परत होती है। हिम प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन। बर्फीले प्रदेश की वनस्पतियों में उनकी अवरोही शाखाओं का क्या उपयोग होता है? हिम प्रदेश की वनस्पतियों में प्रमुख रूप से देवदार, चीड़ जैसी सूचीपर्णी वृक्षों का समावेश होता है। उनका आकार शंकु जैसा होता है। शाखाओं की रचना अवरोही होती है। इन प्रदेशों में बहुत हिमवृष्टि तथा अधिक ठंड होती है। शंकु के आकार के कारण इन वनस्पतियों पर बर्फ़ नहीं जमती, इसलिए इनका आकार जो होता है त्रिभुज जैसा होता है कि इन पर जो बर्फ़ है जमे ना, वो फिसल कर निकल जाए। इसी प्रकार अपनी मोटी छाल के कारण वे ठंड में भी निर्वाह कर सकते हैं। वनाच्छित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन। इन प्रदेशों में वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे जैसी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए इन सभी वनस्पतियों में स्पर्धा होती है। वनों में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्ष अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। उनका आधार लेकर लताएँ भी ऊंचाई तक बढ़ती हैं। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाली कमानी जैसे लता तंतु तने का अनुकूलन ही है। घास तल की वनस्पतियों में अनुकूलन। घास तल में बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और घास के विविध प्रकार के होते हैं। घास की रेशादार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। विषुवत वित्तीय प्रदेशों में घास अधिक ऊंचाई वाली होती हैं। उनमें बाघ, शेर, हाथी, हिरण जैसी प्राणी छिप सकते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली घास की ऊंचाई कम होती है। इस कारण खरगोश जैसे प्राणी रहते हैं। पहाड़ी ढलान, पठार व मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चरागाह पाए जाते हैं। तो चलिए निरीक्षण करते हैं और चर्चा भी करते हैं। आलू, मूंगफली, जिमीकंद मतलब सूरन, जलकुंभी, ग्वारापाठा, बबूल, गाजर, प्याज, चुकंदर, करेला, अंगूर तथा तुम्हारे परिसर में मिलने वाली वनस्पतियों के कौन से अंगों में अनुकूलन हुआ है, ये निरीक्षण करो और इसे लिखो। ये आपका होमवर्क है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन। सामान्यतः सभी वनस्पतियां जमीन पर स्थित और स्वयंपोषी होती हैं, परंतु अमरबेल जैसी वनस्पतियां परपोषी होती हैं। अमरबेल का तना पीले तंतुमय जाल सा दिखाई देता है। अमरबेल में पत्तियां नहीं होती, इसलिए वह स्वयं अपना भोजन नहीं बनाती, परंतु इससे अन्य वनस्पतियों के तनों से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए अवशोषक जड़ें होती हैं। ये जड़ें आधारक वनस्पतियों की जलवाहिनी, रसवाहिनी तक जाकर भोजन व पानी अवशोषित करती हैं। प्राणियों में अनुकूलन। तुम्हारे आसपास के तथा तुमने देखे हुए प्राणियों की सूची बनाओ। अब समूह में बैठकर मित्रों की बनाई हुई सूची और तुम्हारी सूची के प्राणियों की विविधता की तुलना करो। जमीन पर रहने वाले प्राणियों की तुलना में पानी में रहने वाले प्राणियों की त्वचा, शरीर के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। मछली की त्वचा पर शल्क तथा शरीर में तैरने की सहायता के लिए पर होते हैं। शरीर का आकार दोनों ओर सकरा होता है। मछली पर देखिए कैसे बने होते हैं, उनके पर होते हैं, गलफड़े होते हैं, शल्क होते हैं। मेंढक, बतख, कछुआ, इनके शरीर का निरीक्षण करो। उनके पैर कैसे होते हैं, उनके पैर कैसे काम करते हैं। मेंढक पानी में किस अंग द्वारा श्वसन करता है। बतख पानी में गीला क्यों नहीं होता है। मेंढक, बतख आदि के पैरों की उंगलियों के बीच पर्दे होने से वे पैरों का चप्पू की तरह उपयोग करते हैं। पैरों की उंगलियों के पर्दे, नम और चिपचिपी त्वचा, त्रिकोणीय सिर जैसे कारणों से मेंढक पानी में सरलता से तैरता है। पानी में रहने व त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो वैसे कुछ अन्य उभयचर प्राणियों के नाम बताओ जिन्हें तुम जानते हो, उनके अनुकूलन का अध्ययन करो। मानवाच्छित एवं घास वाले प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूलन। जंगली कुत्ता, लोमड़ी, शेर, सिंह जैसे मांसाहारी प्राणियों के पैर मजबूत होते हैं और उनके नखर होते हैं। इन प्राणियों के नुकीले रदनख होते हैं। इन दांतों का वे किस कार्य के लिए उपयोग करते हैं।
शाकाहारी प्राणियों की आँखों का स्थान कपाल के बीच और बगल में होता है। उस कारण उन्हें बहुत बड़ा परिवेश दिखाई देता है और शत्रु से बचने का अवसर प्राप्त होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में प्राणियों का अनुकूलन। मरुस्थलीय प्रदेशों में पानी का अत्यंत अभाव होता है और शरीर में पानी बनाए रखने के लिए वहाँ रहने वाले प्राणियों की त्वचा मोटी होती है। पैर लंबे और तलिए गद्दीदार एवं चौड़े होते हैं। नाक व त्वचा की संरचक मोड़ होती है। पलकें लंबी और मोटी होती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के चूहे, सांप, मकड़ियाँ, गिरगिट जैसे प्राणी जमीन में गहरे बिल में रहते हैं। हिम प्रदेशों के प्राणियों में अनुकूलन। याक, ध्रुवी भालू, सफ़ेद लोमड़ी, पर्वतीय भेड़, रूपहली लोमड़ी, साबरीन, हस्की कुत्ता, हिम तेंदुआ इन प्राणियों के और विषुववृत्तीय वनों के इसी जाति के प्राणियों के चित्रों को इंटरनेट पर प्राप्त करके तुलना करो। ये लोग जहाँ भी रहते, जैसे ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो उनका आकार, उनकी त्वचा, उनके पैर और उनका स्वभाव उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार वो जिस मौसम में रहते हैं उसी प्रकार हो जाता है और उसी प्रकार से उनकी बनावट होती है। हिम प्रदेश में रहने वाले उपयुक्त सभी प्राणियों की त्वचा पर लंबे और घने बाल होते हैं। लंबे और घने बाल होने का मतलब ये है कि वो ठंड से बच सकें। सफ़ेद या रूपहला रंग जैसी विशेषताएं होती हैं। वायवीय प्राणियों में अनुकूलन। रास्तों पर दौड़ने वाले वाहन। पक्षियों का शरीर दोनों तरफ से शुंडाकार होने के कारण उन्हें उड़ते समय हवा का अवरोध नहीं होता। शरीर पर परों का आवरण, आगे के पैरों का पंखों में रूपांतरण, खोखली हड्डियों से बने हल्के शरीर के कारण पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित हुए हैं। कीटकों का शरीर भी शुंडाकार और हल्का होता है। पंखों की 2 जोड़ियां और 6 पतले पैर, ऐसी रचना के कारण कीटक हवा में उड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन। सांप, केंचुए कैसे रेंगते हैं इसका तुम दूर से निरीक्षण करो। रेंगते समय वे किन अंगों का उपयोग करते हैं। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे प्राणी अपने पेशियों का विशिष्ट प्रकार से उपयोग करके रेंगते हैं। उसी के अनुसार उनकी त्वचा, पंजे और विशिष्ट रंग में अनुकूलन हो जाता है। जैसे छिपकली और गोह के पंजे नाखून युक्त एवं पतले होते हैं और सांप की त्वचा शल्क वाली होती है। तो चलिए भोजन ग्रहण के लिए प्राणियों में अनुकूलन। तो प्राणियों का शाकाहारी और मांसाहारी इन 2 समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके लिए विशेष परिवर्तन होते हैं। इस आधार पर प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना आसान हो जाता है। उसके बारे में अधिक जानकारी हम पोषण प्रकरण में पढ़ने वाले हैं। तो मेढक, सांप, पक्षी, मच्छर, तितली जैसी प्राणी अपना भक्ष्य कैसे पकड़ते हैं और खाते हैं, इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी चैनल पर भी विभिन्न कार्यक्रम देखो। इससे आपको क्या होगी, बहुत सारे प्राणी उस चैनल पे दिखाए जाते हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी आपको मिल सकती है। और आगे हम चलते हैं। परिसर समरूपता के लिए प्राणियों में अनुकूलन। विभिन्न रंगों के गिरगिट, टिड्डे हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देते। वनस्पतियों पर, घास में या वृक्षों के तनों पर रहते समय उनके शरीर का रंग उस स्थान के रंग से मिलता जुलता होता है। अधिवास के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, प्रजनन द्वारा स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना, भोजन प्राप्त करना, शत्रु से स्वयं का रक्षण करना जैसे अनेक कारणों के लिए शरीर के अंगों एवं क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। अच्छा, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, अनुकूलन तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। हजारों वर्ष पूर्व के प्राणियों और वर्तमान समय के प्राणियों के शरीर में दिखाई देने वाले परिवर्तन परिस्थिति अनुसार होने वाला अनुकूलन ही है। इस विविधता का लक्षण करना हमारा कर्तव्य है। डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत। तो चार्ल्स डार्विन इस जीव वैज्ञानिक ने अनेक प्रकार के प्राणियों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करके हमें यह सुझाव दिया है कि पर्यावरण में जो सजीव जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं, उनके जीवन की संभावना सर्वाधिक होती है। इसे ही जो सक्षम रहेगा वही जीवित बचेगा का सिद्धांत कहते हैं।
इसे ही डार्विन का पहला सिद्धांत कहते हैं। मतलब अब प्राणियों को आप देख लीजिए, अगर प्राणियों को जिंदा रहना है तो वो दूसरे प्राणियों का शिकार करते हैं, उसे अपना भोजन बनाते हैं। अगर कोई सजीव उसे फ़ायदेमंद साबित होने वाली विशेषता लेकर जन्म लेता है और टिक पाता है तो उसकी अगली पीढ़ी भी उसके समान बनती है। इसे ही डार्विन का दूसरा सिद्धांत तथा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। सजीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे आसपास की इस विभिन्न पूर्ण सजीव सृष्टि के सजीवों का एक ही समय में अध्ययन करना तथा उन्हें याद रखना हमारे वश की बात नहीं है। आज तक अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर वनस्पतियों तथा प्राणियों का वर्गीकरण किया है। और ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, बाजू में दिया है पदानुक्रम, आम और मानव। तो इसमें सृष्टि, संघ, वर्ग, कर्म, परिवार, क्रम, परिवार, वंश आदि दिया गया है। और आज तक अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर वनस्पतियों और प्राणियों का वर्गीकरण किया है। उसके लिए वर्गीकरण कोष्ठक क्रम बनाया जाता है और इसकी शुरुआत प्राणी सृष्टि या वनस्पति सृष्टि से होती है। सजीवों के गुणधर्मों की मूलभूत समानताएं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें मुख्य समूह तैयार होते हैं, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति। कल्पना करो कि एक कक्षा में कबीर अथवा किरण नाम के 4 विद्यार्थी हैं। कौन से कबीर या किरण की तुम बात कर रहे हो, यह स्पष्ट रूप से अन्य सभी विद्यार्थियों की समझ सके, इसलिए क्या करोगे, हम उसका पूरा नाम बताएंगे, जैसे नाम तथा उपनाम। इसे द्वितीय नाम पद्धति कहते हैं। प्रत्येक सजीव को पहचानने के लिए द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक सजीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इस नाम से 2 संज्ञाएं होती हैं। पहली संज्ञा वंश दर्शाती है तो दूसरी संज्ञा जाति दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय नामकरण संहिता के नियमानुसार सभी सजीवों को द्विनाम पद्धति से वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। एक ही जाति के सभी सजीवों में इतनी समानता होती है कि उनके रंग, ऊंचाई, पूंछ की लंबाई जैसे कुछ भेद होते हुए भी संकरण होते हैं और प्रजनन और वंश वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए विश्व की सभी बिल्लियाँ एक ही प्रजाति में आती हैं। उसी प्रकार प्राणियों में मुर्गी, गाय, कुत्ता आदि तथा वनस्पतियों में आम, मक्का और गेहूँ हैं। तो वनस्पति और प्राणी सृष्टि के द्विनाम पद्धति से वर्गीकरण के कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेबल बनाया हुआ है। ये सजीव और वैज्ञानिक के नाम हैं जिन्होंने इन्हें वर्गीकरण किया है। और इसमें कुत्ता, गाय, गुड़हल, ज्वार दिया है और ये इनके वैज्ञानिक के नाम हैं। इसी प्रकार तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले प्राणियों तथा वनस्पतियों के वैज्ञानिक के नाम खोजो और आप हमारे साथ चर्चा भी कर सकते हैं। तो 29 अप्रैल को वैश्विक मेढक संरक्षण दिन है। वन्य जीव कानून के अनुसार उन्हें मारने और हानि पहुंचाने पर भी रोक लगाई गई है। तो अपने आसपास कितनी वनस्पति हैं और कितने प्राणी हैं, वो किस अनुकूलन में रहते हैं और उनकी शरीर की बनावट कैसी है और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो इस चैप्टर में हमने ये सब देखा। और ये स्वाध्याय है, इसे आप ध्यान से पढ़िए और ये आपका होमवर्क है और इसे आपको करना है। तो ये मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और इसका आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए।